आज मैं 2024 की सर्वाइवल हॉरर फिल्म डोंट मूव के बारे में बताऊंगा। अब चीजें रोमांचक होने वाली हैं। फिल्म आइरिस नाम की एक महिला से शुरू होती है जो अपने बेटे की हालिया मौत से मानसिक रूप से टूट चुकी है। एक सुबह जब उसका पति सो रहा था, वह चुपचाप दराज से एक छोटा चाकू निकालकर अपनी जेब में रख लेती है। वह बाहर जाने से पहले अपने बेटे की खिलौना नाव भी ले लेती है। आइरिस उस जंगल में जाती है जहां उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। कार पार करके वह अकेले एक पथरीली पगडंडी पर चढ़ती है। ऊपर पहुंचकर वह एक स्मारक स्थल पर खिलौना नाव रखती है और अपने बेटे के नाम के पहले अक्षर को अपने और पति के साथ उकेरती है। फिर वह चट्टान के किनारे की ओर बढ़ती है, कूदने को तैयार। उसके दुख ने जीवन के सभी अर्थ छीन लिए हैं, लेकिन जैसे ही वह कूदने वाली होती है, एक आदमी प्रकट होता है। वह खुद को रिचर्ड के रूप में पेश करता है। वह कहता है कि वह जानता है वह क्या करने वाली है, पर वह उसे नहीं रोकेगा। वह सिर्फ बात करने के लिए कुछ मिनट मांगता है। आइरिस मना करती है, पर रिचर्ड जोर देता है। वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कारों से प्यार करता था और ग्रेजुएशन के दिनों में उसके पास एक खूबसूरत कार थी। लेकिन एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लो के साथ कार को दीवार से टकरा बैठा। क्लो बच नहीं पाई। रिचर्ड महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और अवसाद में डूब गया, लेकिन आखिरकार उसे जीवन में एक नया मकसद मिल गया। ये सुनकर आइरिस सहानुभूति जताती है। फिर वह अपनी त्रासदी बताती है। वह और उसका परिवार हाइकिंग पर थे जब उसके पति ने एक पेड़ पर अपने नाम के पहले अक्षर खोदने लगे। उनका बेटा मार्शमैलो सेंकने के लिए लकड़ियां ढूंढने चला गया। वह बहुत दूर चला गया और चट्टान से गिर गया। वह खुद को दोषी मानती है। वह वहीं थी, फिर भी उसे बचा नहीं पाई। रिचर्ड चुपचाप सुनता है, फिर कहता है कि वह जा रहा है और वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है, आइरिस में कुछ बदलता है। उसे एहसास होता है कि वह मरना नहीं चाहती। ऐसे नहीं, वह उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पार्किंग लॉट में रिचर्ड अपनी कार में बैठता है, जो ठीक उसकी कार के बगल में खड़ी है। जैसे ही आइरिस अपनी कार में जाने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि दरवाजा अजीब तरह से जाम है। अचानक रिचर्ड एक छाता लेकर बाहर आता है। वह भ्रमित होती है, बारिश तो हो नहीं रही है। जब वह सवाल करती है तो वह कहता है यह कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन छाता वह नहीं है जो दिखता है। यह एक स्टन डिवाइस है। एक पल में रिचर्ड उसे बेहोश कर देता है, बांध देता है और अपनी गाड़ी में डाल लेता है। जब आइरिस को होश आता है, उसे एहसास होता है कि उसका अपहरण हो गया है। उसके हाथ पैर बंधे हैं और रिचर्ड उसे किसी सुनसान जगह ले जा रहा है। वह अपनी स्मार्ट वॉच से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर कोई सिग्नल नहीं है। उसका फोन भी पास नहीं है। तभी उसे अपनी जेब में चाकू याद आता है। चुपचाप वह इसे निकालती है और प्लास्टिक के बंधन काटने लगती है। इस बीच वह रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसकी मृत गर्लफ्रेंड क्लो के बारे में पूछती है, लेकिन रिचर्ड उसकी चाल समझ जाता है। वह जानता है कि वह बचने के लिए भावनात्मक खेल खेल रही है। फिर भी आइरिस एक हाथ आजाद कर लेती है। वह चाकू से उस पर हमला करती है। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों घायल हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। आइरिस उसे सीट बेल्ट से घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड समय पर सीट नीचे कर देता है। फिर वह उसे धक्का देता है और वे दोनों कार से बाहर गिर जाते हैं। जमीन पर आइरिस उसे चाकू से धमकाती है, लेकिन रिचर्ड मुस्कुराकर एक भयानक खुलासा करता है। उसने उसे एक विशेष दवा का इंजेक्शन दिया है। 20 मिनट में उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। वह पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाएगी, हिलडुल या बोल नहीं पाएगी, पर पूरी तरह होश में रहेगी। घबराकर आइरिस भागती है। रिचर्ड हंसता है और कहता है कि भागना बेकार है, टाइमर खत्म होते ही वह उसे ढूंढ लेगा। हताश होकर आइरिस अपनी घड़ी पर 20 मिनट की उलटी गिनती सेट करके मदद पाने जंगल में दौड़ती है, लेकिन उसका शरीर पहले ही उसे धोखा देने लगा है। उसकी उंगलियां काम नहीं करती, फिर एक पैर जवाब देने लगता है। रिचर्ड जंगल में उसे खोजता है, पर वह उसे नहीं पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चतुराई से एक पेड़ की जड़ों के पास छिपी है। लेकिन जब चींटियां उसके चेहरे पर चढ़ती हैं, वह हिलती है और अनजाने में अपनी जगह बता देती है। जैसे ही रिचर्ड उसे देखता है, वह पकड़ने दौड़ता है, पर वह भागकर नदी में कूद जाती है। रिचर्ड उसे चेतावनी देता है कि भागना बेकार है। नदी की धारा बहुत तेज है और उसे मार सकती है, और वह सही है। धारा उसे बहुत दूर खींच ले जाती है। सौभाग्य से वह हाँफती हुई नदी के किनारे पहुंच जाती है। वह अपनी घड़ी देखती है। उसके शरीर के पूरी तरह बंद होने से पहले सिर्फ 1 मिनट बचा है। अंग सुन्न होते जा रहे हैं। वह जमीन पर रेंगती है। अचानक पता चला कि वह किसी के खेत तक पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। खेत का मालिक पास में घास काट रहा एक बूढ़ा आदमी उसे बिना हिले डुले पड़ा देखता है। वह हैरान होकर उसकी ओर दौड़ता है। वह पूछता है क्या हुआ, पर वह बोल नहीं सकती। उसकी आंखें हिलती हैं, उंगली फड़कती है और वह समझ जाता है कि वह लकवाग्रस्त है, पर होश में है। वह पूछता है क्या वह उसे देख सकती है। वह एक बार पलकें झपकाती है। वह पूछता है क्या वह उसे सुन सकती है। एक और पलक झपकाती है।
फिर वह पूछता है क्या वह हिल सकती है, और इस बार वह 2 बार पलकें झपकाती है। नहीं। उसकी स्थिति समझकर बूढ़ा आदमी धीरे से उसे आश्वस्त करता है। वह कहता है कि उसे अंदर ले जाने के लिए कुछ लाएगा और पुलिस को बुलाएगा। वह एक ट्रॉली लाता है, सावधानी से उसे उठाता है और अपने घर में पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे अंदर लाता है, दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। वह तुरंत जान जाती है कि यह रिचर्ड है। घबराकर वह तेजी से पलकें झपकाती है, बूढ़े आदमी को चेतावनी देने की कोशिश करती है। वह जल्दी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह उसे सोफे के पीछे छुपाता है और सावधानी से दरवाजा खोलता है। बिल्कुल, यह रिचर्ड है। वह चिंतित होने का नाटक करता है, कहता है पास में उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। वह बताता है कि पत्नी उसके साथ थी, दोनों में झगड़ा हुआ और वह भाग गई। उसके अनुसार वह मानसिक रूप से अस्थिर है और मदद मांगने का नाटक कर सकती है। पर रिचर्ड को बाहर रुकने को कहता है। वह पुलिस को बुला रहा है, लेकिन रिचर्ड फिर भी अंदर घुस जाता है। बूढ़ा दृढ़ता से उसे जाने को कहता है, पर रिचर्ड अचानक अपनी चाल बदल देता है। वह रोने लगता है, एक बेचारे पति का नाटक करते हुए। वह ट्रॉली भी देख लेता है और शक करने लगता है। झूठ को भांपकर बूढ़ा सच बताने ही वाला था, तभी रिचर्ड का फोन जेब में बज उठता है। तभी सब कुछ बदल जाता है। बूढ़ा पूछता है, तुमने कहा था फोन नहीं है, तो यह क्या है? रिचर्ड का अभिनय खत्म, मुस्कान गायब। वह महिला के बारे में जानने की मांग करता है। सहयोग न करने पर बूढ़े को धमकाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी डरता नहीं है। वह कहता है कि उससे पंगा लेना आसान नहीं और रिचर्ड को चुनौती देता है। फिर वह अपना फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। तभी रिचर्ड का पारा चढ़ जाता है। वह हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी पलटकर लड़ता है। वह हैरानी की तरह मजबूत है और रिचर्ड को पटकता है। लेकिन संघर्ष के दौरान रिचर्ड एक चाकू उठाता है और बूढ़े के पेट में घोंप देता है। वह गिरकर मर जाता है। सोफे के पीछे से आयरिस सब कुछ देख लेती है। जिस आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की वह अब नहीं रहा और रिचर्ड ने दिखा दिया कि वह कितना खतरनाक है। लेकिन एक उम्मीद की किरण है। उसे अपनी एक उंगली हिलती हुई दिखाई देती है। रिचर्ड घर का हर कोना छानता है, पर सोफे के पीछे देखना भूल जाता है, जो सबसे अहम जगह थी। आयरिस छिपी रहती है, पकड़े जाने से बस कुछ इंच दूर। जैसे ही पुलिस आने वाली थी, रिचर्ड ने पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क आग लगा दी। उसे पता नहीं था कि आयरिस अभी भी अंदर थी, फंसी हुई और लाचार। बचने के लिए बेताब आयरिस ने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की, भागने की कोई राह खोजते हुए। इस बीच रिचर्ड बूढ़े आदमी के ट्रक में कूद गया, भागने के लिए तैयार। लेकिन तभी उसने देखा कि अंदर की खिड़की के पर्दे ऊपर नीचे हिल रहे हैं। यह एक संकेत था। उसे तुरंत पता चला कि आयरिस अभी भी जीवित है। वह वापस दौड़ा, सोफे को हटाया और उसे उसके पीछे छिपा हुआ पाया। उसने उसे उठाया और ट्रक में रखा, फिर बुदबुदाया। अगर उसने वह संकेत नहीं दिया होता तो वह वहां जिंदा जल जाती, और अगर उसने सिर्फ सहयोग किया होता तो आज किसी को मरना नहीं पड़ता। इतना कहकर वह ट्रक में तेजी से निकल गया। सड़क पर चलते हुए रिचर्ड को अपनी बेटी लिजी का फोन आया, जो स्कूल में पढ़ती थी। उसने उत्साह से बताया कि उसने अच्छे अंक पाए हैं और वह अपनी मां के साथ ओल्ड क्यूबी जाने वाली है। यह सुनकर रिचर्ड दंग रह गया। वही तो उसकी मंजिल थी। आयरिस ने बातचीत सुनी और आखिरकार सब कुछ समझ गई। रिचर्ड अब शादीशुदा था। उसका पहला प्यार क्लोई मर चुकी थी और बाद में उसने दोबारा शादी कर ली और एक बेटी भी हो गई। रिचर्ड ने अपनी पत्नी से बात की, जिसने कहा कि वे रात तक ओल्ड क्यूबी पहुंच जाएंगे। उसने उसे मनाने की कोशिश की, कहा कि उसे वहां अकेले रहना है, पर वह नहीं मानी। वह आ रही थी और यह अंतिम फैसला था। गुस्से में रिचर्ड ने देखा कि ट्रक का ईंधन कम है और एक गैस स्टेशन पर रुक गया। कार्ड मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह भुगतान करने अंदर चला गया। कार में अकेली छोड़ी गई आयरिस ने अपनी ताकत वापस पाई। अब हाथ हिला पाने में सक्षम, उसने सीट बेल्ट खोली। उम्मीद थी कि कोई उसे देख ले। जल्द ही एक कार रुकी और एक छोटा लड़का बाहर निकला। वह उत्सुकता से पास आया, पर आयरिस कुछ कह पाती उससे पहले ही लड़के की मां ने उसे खींच लिया। उसने महसूस किया कि ट्रक में बैठी औरत कुछ गड़बड़ है और पुलिस को फोन किया। तभी रिचर्ड लौटा, पेट्रोल भरकर, और किसी के रोकने से पहले ही तेजी से भाग गया। फिर वह अपनी पिछली दुर्घटना वाली जगह पर गया, अपनी पुरानी कार लेने के इरादे से। लेकिन जब उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन चालू नहीं हुआ। जैसे ही वह कार खींचने की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस अफसर आ पहुंचा, वही जिसे पेट्रोल पंप वाली औरत ने बताया था। जैसे ही अफसर ने नंबर प्लेट चेक की, वे उस नंबर से मेल खाते थे जो औरत ने बताया था। जब अफसर ने उसका नाम पूछा, रिचर्ड ने शांति से झूठ बोला, एंड्रयू। उसने साबित करने के लिए फर्जी आईडी भी दिखाई। तभी हमें पता चला कि रिचर्ड उसका असली नाम नहीं है, एंड्रयू है। अधिकारी ने फिर पूछा कि उसकी कार में बैठी महिला कौन है। शांति से एंड्रयू ने कहा कि वह उसकी पत्नी है, नशे में और बेकाबू।
उसने दावा किया कि दुर्घटना लड़ाई के दौरान हुई और बिल नाम के आदमी ने उसे कार खींचने के लिए ट्रक उधार दिया था, लेकिन कहानी संदिग्ध लग रही थी। इस बीच आयरिस ने आखिरकार खिड़की खोलने की ताकत जुटाई और फुसफुसाई, मदद करो। अधिकारी अब सतर्क, जांचने झुका और एक सिरिंज देखा जिससे वह उसे फिर से सुन्न करने वाला था, लेकिन वह अपनी बंदूक तक पहुंचे इससे पहले एंड्रयू ने उसके सिर पर वार किया, खोपड़ी तोड़ दी, तुरंत मार डाला। फिर उसने लाश को कार में ठूंस दिया और उड़ा दिया, सारे सबूत नष्ट कर दिए। बिल का ट्रक फिर से लेकर एंड्रयू वहां से भाग गया, लेकिन पूरी तरह होश में आई आयरिस ने चुपके से सिरिंज चुरा लिया था। गाड़ी चलाते हुए आयरिस ने धीरे से कहा, अब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है ना? वह चिल्लाया, अपना मुंह बंद रखो। आयरिस उसे उकसाने लगी। वह उसे बताती है कि वह सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके जैसी औरतों का अपहरण करता है, क्योंकि वह 2 महीने बिस्तर पर पड़ा था। यह सुनकर एंड्रयू आग बबूला हो जाता है। वह पलटकर कहता है कि वह इन सबसे पहले भी मजबूत था। वह उसे बताता है कि उसने अपनी योजना बदल दी है। अब वह उसे समुद्र में ले जाकर नाव से धक्का देकर डुबो देगा। पहले वह बस उसे अपने केबिन में ले जाकर मजे करना चाहता था, लेकिन अब उसका परिवार आ रहा है, इसलिए वहां उसकी कोई जगह नहीं है। फिर वह उसे समुद्र के किनारे ले जाता है। सही मौके पर आयरिस उसके पैर में सिरिंज घुसाती है, पर इंजेक्ट नहीं कर पाती। उसका अंगूठा ठीक से काम नहीं कर रहा है। गुस्से में एंड्रयू उसके हाथ से सिरिंज छीनकर फेंक देता है। उसे नाव तक खींचकर वह उसे जबरन सवार कराता है और समुद्र के बीच तक ले जाता है। तभी आयरिस उसकी बेल्ट पर एक चाकू देखती है और जानती है कि उसे वो हासिल करना है। वह रोने लगती है, लाचार होने का नाटक करती है और उससे एक आखिरी काम करने की मिन्नत करती है, उसकी जेब से उसके बेटे का खिलौना निकालने की। रिचर्ड उसके नाटक में फंस जाता है। जैसे ही वह झुकता है, वह चाकू उठाकर उसकी गर्दन में घोंप देती है। खून बहते हुए वह उसे गोली मारने के लिए अपनी बंदूक तक पहुंचता है, लेकिन फायर करने से पहले आयरिस नाव को जोर से हिलाती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह वापस चढ़ने की कोशिश करता है, आयरिस बंदूक उठाकर गोली चला देती है। एक गोली उसे लगती है और वह फिर से पानी में गिर जाता है। वह दर्द में तैरते हुए संघर्ष करता है, जबकि आयरिस सोचती है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने नाव को भी गोली मार दी है। पानी अंदर भरने लगता है। उसका शरीर दवाओं से अभी भी सुन्न है, इसलिए वह हिल नहीं सकती। वह पानी के नीचे डूब जाती है। जैसे ही वह डूबने वाली होती है, दवा का असर कम होने लगता है। वह अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेती है और सांस लेने के लिए ऊपर तैरती है। वह चारों ओर देखती है और रिचर्ड को बुरी तरह घायल दूर के किनारे पर पड़ा देखती है। वह उसके पास जाती है। वह मुश्किल से जीवित है। वह उसे धन्यवाद देती है और उसे मरने के लिए छोड़कर चली जाती है, और इसके साथ ही फिल्म का अंत हो जाता है। तो यह आयरिस नामक एक महिला की कहानी थी जो अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोषी मानती थी। जिस दिन उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, उसकी मुलाकात रिचर्ड नामक एक विकृत हत्यारे से हुई। वह नहीं चाहता था कि वह मर जाए, अभी नहीं। वह चाहता था कि वह अपनी बीमार इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित रहे। उसने उसका अपहरण कर लिया क्योंकि वह उसकी मृत प्रेमिका क्लो जैसी दिखती थी, लेकिन आयरिस कोई साधारण शिकार नहीं थी। वह मजबूत थी और अपने साहस के कारण वह बच गई। आपने इस कहानी के बारे में क्या सोचा? हमें टिप्पणियों में बताएं।